नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज बातें करेंगे हिंदी सिनेमा को एंग्री यंग मैन देने वाले, अमिताभ बच्चन को दी अमिताभ बच्चन बनाने वाले प्रकाश मेहरा के बारे में। 13 जुलाई 1939 बिजनौर प्रकाश मेहरा का जन्म होता है। बहुत छोटी सी उम्र में, 5 साल की उम्र में उनकी माताजी का निधन होता है और जैसे 8 साल के होते हैं पिता उनको छोड़ देते हैं। किसी तरह से भागकर, घर से भागकर मुंबई आते हैं। बहुत से छोटे मोटे काम करते हैं, नाई की दुकान पर भी काम करते हैं। कहीं से कोई संपर्क मिलता है, एक छोटा सा जरिया मिलता है कि फिल्म इंडस्ट्री में उनको एंट्री मिल जाती है। बचपन में ही आए फिल्म इंडस्ट्री में। शिक्षा के नाम पर सिर्फ 5वीं क्लास तक पढ़ाई की है उन्होंने। यहां पर भी आते हैं, बचपन से कहीं बर्तन धोने का काम कर लिया। एक छोटा बच्चा क्या करेगा, ऐसे ही कुछ छोटे मोटे काम करते हैं। फिर कहीं स्पॉट बॉय का काम मिल जाता है, कुछ दिन तक स्पॉट बॉय का काम करना शुरू करते हैं। 15-16 साल के हुए, किसी प्रोडक्शन मैनेजर को असिस्ट करने लगे प्रोडक्शन में। सोचिए ये आदमी कितना बड़ा जीनियस था। शिक्षा सिर्फ 5वीं क्लास तक है, लेकिन शौक है गाने लिखने का, कहानियां लिखने का। वो गाने में क्या क्या लिखे हैं। प्रोडक्शन मैनेजर को असिस्ट करते हैं, 1-2 फिल्मों में असिस्ट किया तो शम्मी कपूर की फिल्म प्रोफेसर में एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर आ गए। लेकिन दिमाग में तो क्रिएटिविटी थी, गाने लिखने का शौक था, कहानियाँ लिखने का शौक था, फिल्म डायरेक्ट करने का शौक था। तो प्रोडक्शन में कहाँ से दिल लगता। पूर्णिमा फिल्म में, जिसमें धर्मेंद्र हीरो थे और मीना कुमारी हीरोइन थी, पूर्णिमा में एज असिस्टेंट डायरेक्टर आ गया और फिल्म के कुछ गीत भी लिखे। वहीं पर धर्मेंद्र और मीना कुमारी जान पहचान हुई। यहाँ से प्रकाश मेहरा के अंदर एक आत्मविश्वास आ गया कि मैं अब फिल्म डायरेक्ट कर सकता हूँ। एक कहानी पर काम करना चालू किया, कुछ एक्टर से बात करनी शुरू की, शशि कपूर से बात की, शशि कपूर फिल्म करने को तैयार हो गए और 1967 में पहली फिल्म आ गई, बना के रिलीज कर दी, हसीना मान जाएगी। फिल्म सिल्वर जुबली साबित हुई और इंडस्ट्री ने मान लिया कि अब एक टैलेंटेड डायरेक्टर फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका है। अगली फिल्म फिरोज खान के साथ, फिरोज खान, संजय खान, मुमताज, मेला, वो भी सिल्वर जुबली। अर्ली 70s की संजय खान की फिल्मों में मेला उनकी नीचे इन फिल्मों में से है जो सफल हुई थी। नहीं तो यहाँ से संजय खान का करियर ग्राफ नीचे गिरना शुरू हो चुका था। मेला के बाद समाधि, धर्मेंद्र, आशा पारेख, जया बच्चन। समाधि में प्रकाश मेहरा का काम देखकर धर्मेंद्र तो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, बन चुके थे। प्रकाश मेहरा काम को देखकर धर्मेंद्र बड़े खुश थे। अगली फिल्म फिर प्रकाश मेहरा के साथ करना चाहते थे। यह वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री परिवर्तन के दौर से गुजर रही थी। रोमांटिक फिल्मों से दर्शक धीरे धीरे उबना शुरू हो चुके थे। भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, एक माहौल वो भी था एक तरफ से। देश में बेरोजगारी अपने चरम पर थी। हर नौजवान के अंदर एक गुस्सा था और सलीम जावेद अच्छी तरह समझ रहे थे। और यहाँ से सलीम जावेद ने जिस तरह कहानियाँ लिखनी शुरू की, उन कहानियों ने फिल्म इंडस्ट्री में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। उनकी फिल्मों के हीरो को देखिए। धर्मेंद्र के लिए उसी दौर में उनकी 2 फिल्में उन्होंने लिखी थी। धर्मेंद्र के लिए यादव की बारात का धर्मेंद्र का कैरेक्टर देखिए आप, और जंजीर भी उन्होंने धर्म जी के लिए लिखी थी। जंजीर के हीरो का कैरेक्टर देखिए। एक कम बोलने वाला नायक, मतलब की बातें करता है, आंखों में इतना गुस्सा है कि सारी दुनिया को जला के राख कर देगा। ऐसा हीरो इसके पहले कहीं नहीं आया था, हिंदी सिनेमा में देखा ही नहीं था। वक्त का राजकुमार का कैरेक्टर थोड़ा सीरियस है, लेकिन उसके अंदर भी इतना गुस्सा नहीं है। ये चाहे यादव की बारात का धर्मेंद्र हो या
जंजीर का विजय, इन दोनों के अंदर तो इतना गुस्सा है कि इनकी आंखों से ही सारी दुनिया जल जाएगी। ये इसके बाद का सलीम जावेद नहीं, जो दीवार का विजय कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखिए। जंजीर सलीम जावेद ने धर्मेंद्र के लिए लिखी थी, धर्मेंद्र ने खुद लिखवाई थी अपने लिए। इन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि धर्मेंद्र ने ये कहानी खरीद ली थी सलीम जावेद से, खुद बनाना चाहते थे। प्रकाश मेहरा को ही डायरेक्टर लेना चाहते थे, तो कहानी खरीद के उन्होंने प्रकाश मेहरा को सौंप दी। प्रकाश मेहरा की बैक टू बैक 3 फिल्में हिट हुई थी। धर्मेंद्र की बहन प्रकाश मेहरा को डायरेक्टर लेके एक फिल्म प्रोड्यूस करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं बिजी होने की वजह से, क्योंकि प्रकाश मेहरा उस दोनों बहुत बिजी थे, या जो भी कारण रहा हो, प्रकाश मेहरा धर्मेंद्र की बहन को उनकी फिल्म करने से मना कर रहे थे। धर्मेंद्र की बहन नाराज हो जाती हैं और वो धर्मेंद्र से प्रकाश मेहरा की फिल्म करने को मना कर देती हैं, बोलती हैं तुम इनकी फिल्म मत करो। परिवार की बात थी, धर्म जी ने सोचा कि क्यों परिवार में किसी वजह से क्यों मतभेद हो, और धर्म जी ने जंजीर करने से मना कर दिया। अब प्रकाश मेहरा संकट में आ गए, बहुत सारे नायकों से बात की, लेकिन जो जिसकी किस्मत में होता है वो उसको मिलता है। देवानंद, राजकुमार, यहाँ तक कि नवीन निश्चल के पास भी गए, उन्होंने भी फिल्म करने से मना कर दिया। कोई जंजीर में काम करने को तैयार नहीं था। ये बात है 1972 की शुरुआत की। उसी बीच एक फिल्म रिलीज होती है अमिताभ की, बॉम्बे टू गोवा। सलीम जावेद उस फिल्म को देखते हैं, अमिताभ के एक्शन सीन्स उनको बहुत पसंद आते हैं। प्रकाश मेहरा को फिल्म दिखाते हैं। पहले तो प्रकाश मेहरा मना करते हैं, क्योंकि अमिताभ के ऊपर एक फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लगा हुआ था, और जंजीर बहुत बड़ी फिल्म थी। प्रकाश मेहरा इसी फिल्म से एज ए प्रोड्यूसर अपने आप एक नई शुरुआत कर रहे थे, अपनी एज ए प्रोड्यूसर की शुरुआत कर रहे थे, तो वो चाहते थे फिल्म कोई बड़ा स्टार ही काम करे। कोई नहीं तैयार हो गया, यहाँ तक कि बाकी सारे एक्टर्स ने तो कहानी की तारीफ की, लेकिन किन्हीं वजहों से वो फिल्म कर नहीं पाए। राजेश खन्ना इकलौते ऐसे एक्टर थे जो उस दौर के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। जब प्रकाश मेहरा उनके पास गए इस फिल्म की कहानी को लेकर, तो राजेश खन्ना ने एक तरह से ये कही, कहानी का अपमान करते हुए कहा कि प्रकाश, तुम राजेश खन्ना के पास आए हो, कोई बड़ी चीज लेकर आओ। ये क्या लेकर आ गए? सोचिए, सफलता राजेश खन्ना के सर पर किस हद तक हावी थी। या जंजीर हम जो भी कहे, लेकिन जंजीर कहानी को बुरा नहीं कह सकते हैं, उन्होंने कहानी को बुरा कहा। खैर, फिल्म अमिताभ के नसीब में थी, अमिताभ को मिली। खैर, मिलना भी इतना आसान नहीं था। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को पसंद किया, लेकिन जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पता चला कि फिल्म में अमिताभ हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फिल्म से हाथ खींच लिए। हीरोइन को पता जैसे ही पता चलता है, मुमताज को, कि फिल्म में अमिताभ आ गए हैं, तो चूंकि अमिताभ के साथ मुमताज इसके पहले एक फिल्म कर चुकी थी, बंदे हाथ, जो 1 साल से बन के पड़ी हुई थी, उसको कोई खरीद नहीं रहा था। तो मुमताज बहुत बड़ी सुपरस्टार थी, उन्होंने सोचा फिर क्यों इसी हीरो के साथ काम करूँ जिसकी फिल्म बिक नहीं रही है। मुमताज भी फिल्म से बाहर हो गई। ऐसे में अमिताभ के काम आई उनकी गर्लफ्रेंड जया बच्चन, उन्होंने कहा मैं काम करूँगी। प्रकाश मेहरा थोड़ी रिलैक्स हुए, फिल्म में थोड़ा वजन डालने के लिए प्राण को लाया गया। काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद जंजीर बन के रिलीज हुई, और रिलीज क्या हुई तो हल्का मचा दिया है हिंदी सिनेमा को, उसका एंग्री यंग मैन मिल गया। जंजीर रिलीज होती है, अगले ही साल जंजीर के 1 साल बाद हाथ की सफाई आती है। फिर से विनोद खन्ना, रणधीर कपूर, हेमा मालिनी, सिमी ग्रेवाल, रंजीत, हाथ की सफाई ब्लॉकबस्टर साबित होती है। हाथ की सफाई के बाद हेरा फेरी, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, सुलक्षणा पंडित, सायरा बानो, हेरा फेरी ब्लॉकबस्टर। हेरा फेरी के बाद आती है खून पसीना, फिर से अमिताभ, विनोद खन्ना। खून पसीना में विनोद खन्ना वाली भूमिका के लिए प्रकाश मेहरा पहली पसंद थे फिरोज खान। अमिताभ तो खैर, अमिताभ के साथ उनकी जोड़ी हिट थी, अमिताभ तब तक बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे, तो जाहिर है वो भूमिका तो वही करने वाले थे। विनोद खन्ना एज ए विलन तो अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके थे, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके थे, लेकिन हीरो के तौर पर विनोद खन्ना भी अपने पैर जमा रहे थे।
तो जो दूसरा कैरेक्टर है, पहला लीड का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर पहले फिरोज खान को दे दिया जाता है। फिरोज खान तब तक एक स्टैब्लिश हीरो थे, लेकिन फिरोज खान ने अपनी शर्त रख दी कि मैं संडे को शूटिंग नहीं करता हूँ, सिर्फ 8 घंटे काम करता हूँ। प्रकाश मेहरा को ये शर्तें पसंद नहीं थी, क्योंकि सामने एक अमिताभ जैसा प्रोफेशनल एक्टर था जिसके कोई टेंटम नहीं थे, जब बुलाओ तब आ जाता था। तो प्रकाश मेहरा ने फिरोज खान को चेंज किया और विनोद खन्ना को लेकर आए। हेरा फेरी रिलीज होती है और ब्लॉकबस्टर साबित होती है। एक डायरेक्टर की जब इतनी फिल्में हिट हो रही हैं तो जाहिर है कहीं ना कहीं उसका अफेयर भी होगा। प्रकाश मेहरा का भी हुआ। 70 के दशक की शुरुआत से अपनी पहली फिल्म से ही नवीन निश्चल एक स्टार बन गए थे। उसी दौरान एक और लड़की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेती है, पद्मिनी कपिला। पद्मिनी कपिला नवीन निश्चल था, वो मैं नहीं, और भी कई फिल्में, 4-5 फिल्मों में वो नजर आई। उनकी और नवीन निश्चल जोड़ी हिट थी। लेकिन मिड 70 जाते जाते नवीन निश्चल का करियर ग्राफ नीचे आने लगा और पद्मिनी कपिला को यह लगने लगा कि अब इनकी गाड़ी ज़्यादा चलने वाली नहीं है। और प्रकाश मेहरा की फिल्में बैक टू बैक हिट हो रही थी, और खास करके अमिताभ और प्रकाश मेहरा की जोड़ी तब तक इंडस्ट्री में छाई हुई थी। अब पद्मिनी कपिला ने प्रकाश मेहरा के ऊपर अपने डोरे डालने शुरू किए। इन दोनों के रोमांस के चर्चे भी हुए, लेकिन प्रकाश मेहरा थे। पद्मिनी कपिला प्रकाश मेहरा के करीब इसलिए जा रही थी कि वो प्रकाश मेहरा की फिल्मों में हीरोइन बनना चाहती थी। लेकिन प्रकाश मेहरा ने पद्मिनी कपिला को एक छोटे मोटे रोल तो दे दिए, 1-2 सीन के रोल तो दिए, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर नहीं दिया। पद्मिनी कपिला ने पूरा जोर लगा दिया था मुकद्दर का सिकंदर में रेखा वाला रोल करने के लिए, जोरा का कैरेक्टर, लेकिन प्रकाश मेहरा ने नहीं लिया उनको। वो रोल तो छोड़ दो, फिल्म में कोई एक पासिंग भी नहीं दी उनको। पहले बार उनको काम देते हैं लावारिस में एक छोटा सा रोल देते हैं, उसके बाद एक फिल्मों में छोटे छोटे मोटे रोल देते हैं, कोई बड़ा रोल नहीं दिया कभी। खैर, प्रकाश मेहरा और पद्मिनी कपिला के रोमांस की चर्चाएं बहुत थी। 1987 में पद्मिनी कपिला ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने प्रकाश मेहरा से शादी कर ली है, मेरी और प्रकाश मेहरा की शादी हुई है, हो चुकी है। और मजे की बात है कि इसी के 2 साल बाद 1989 में पद्मिनी कपिला ने एक बिजनेसमैन से शादी कर ली। खैर, इंडस्ट्री में ऐसी बहुत सी लड़कियां आती हैं, ऐसे बहुत से किस्से होते रहते हैं। हम अपनी चर्चा प्रकाश मेहरा पर ही जारी रखते हैं। हेरा फेरी आती है 1976 में। इसी के तुरंत बाद खून पसीना आती है। खून पसीना को प्रकाश मेहरा के असिस्टेंट राकेश कुमार ने डायरेक्ट किया था। खून पसीना के बाद वो फिल्म आती है जो इतिहास रचती है, मुकद्दर का सिकंदर। लोग कहते हैं कि हिंदी सिनेमा में देवदास 3 बार बनी है। पहली बार के.एल. सहगल को लेकर बनी, दूसरी बार दिलीप कुमार को लेकर बनी, और तीसरी बार शाहरुख खान के साथ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि देवदास 3 बार नहीं, 4 बार बनी है। पहली बनी के.एल. सहगल के साथ, दूसरी बनी दिलीप कुमार, तीसरी अमिताभ बच्चन और राखी, अमिताभ बच्चन, राखी और विनोद खन्ना, मुकद्दर का सिकंदर। अब मुकद्दर का सिकंदर के बैकग्राउंड पर जरा गौर करिए। देवदास है अमिताभ, पारो है राखी, चंद्रमुखी रेखा, और चुनीलाल का आप विनोद खन्ना कह सकते हैं। पूरा वही बैकग्राउंड, सिर्फ जो फिल्म का माहौल है वो मॉडर्न हो गया है। उसके बाद तो शाहरुख खान की जो आई वो सबने देखा। मुकद्दर का सिकंदर आती है, पैसे कमाने के मामले में 1978 में नंबर 1 पे रहती है। मजे की बात है, एक दूसरे नंबर पर भी अमिताभ की फिल्म थी, त्रिशूल। खैर, वो दौर ही अमिताभ का था उस 70 के दशक में, मिड 70s के बाद अमिताभ नंबर 1 से नंबर 10 तक अमिताभ ही थे। लावारिस आती है, मुकद्दर का सिकंदर आती है, उसके बाद लावारिस आती है। बाप बेटे के ऊपर आधारित कहानियों में से जितनी फिल्म बनी है बाप बेटे की कहानी पर, जो 2 सबसे बेहतरीन फिल्में बनी हैं वो प्रकाश मेहरा की हैं। एक तो लावारिस, दूसरी शराबी।
बाकी जो भी फिल्म हो, मुझे इन दोनों फिल्मों के आसपास भी कोई फिल्म नज़र नहीं आती है। लावारिस में अमजद खान वाली भूमिका के लिए पहले प्रकाश मेहरा चाहते थे राजकुमार वो भूमिका करें, राजकुमार करने को भी तैयार थे, लेकिन एक अजीब सी शर्त थी राजकुमार की कि मैं फीस में अमिताभ बच्चन से 1 रुपया ज़्यादा लूँगा। जाहिर है ये बेत की मांग थी, प्रकाश मेहरा तैयार नहीं हुए और उस भूमिका में अमजद खान को ले लिया। और अमजद खान ने भूमिका क्या की, उससे बेहतरीन कास्टिंग हो ही नहीं सकती थी। मुझे नहीं लगता है कि राजकुमार भी उस तरह का न्याय कर पाते जो अमजद खान ने किया था। खास करके जो बाप बेटे के दृश्य हैं सेकेंड हाफ में आने के बाद, जहाँ पे हीरा अपने बाप से मिलता है, वो कमाल के सीन है। और लावारिस उन गिनी चुनी फिल्मों में से एक है जिन फिल्मों में अमिताभ के ऊपर कोई एक्टर हावी होता दिखता है। अमजद खान ने यादगार अभिनय किया था। खैर, और इसी तरह का अभिनय अमजद खान का मुकद्दर का सिकंदर में भी है। दिलावर की भूमिका को आप याद कीजिए, लोग कैरेक्टर थोड़ा छोटा है इसलिए उतना नोटिस नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन लावारिस में तो दोनों की भूमिका लगभग फिल्म में समान रूप से महत्वपूर्ण है और बेहतरीन अभिनय अमजद खान का। लावारिस के बाद आती है नमक हलाल, एक अलग तरह का बैकग्राउंड, एक अलग तरह की फिल्म, और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो प्रकाश मेहरा डायरेक्ट कर सकते थे और अमिताभ भी कर सकते थे इस फिल्म के, जैसे वो ओम प्रकाश और अमिताभ के बीच के जो फिल्म के फर्स्ट हाफ में जो ओम प्रकाश और अमिताभ के सीन्स हैं, वो गांव वाला, जब जहाँ पे अभी वो अर्जुन सिंह गांव में है, अभी वो शहर नहीं गया है, ओम प्रकाश और अमिताभ के सीन्स। उसके बाद अमिताभ का इंग्लिश बोलने वाला, जब रंजीत के सामने अमिताभ इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे बहुत से सीन हैं जो प्रकाश मेहरा की तरह कोई कोरियोग्राफ नहीं कर सकता था। नमक हलाल, नमक हलाल के बाद जो अगली फिल्म आती है शराबी। लावारिस की शूटिंग के वक्त प्रकाश मेहरा कहीं आउटडोर में गए हुए थे, तो वहाँ पर लोग किसी होटल में रुके थे, तो उस होटल के मालिक के लड़के के ऊपर प्रकाश मेहरा की नज़र पड़ी। 24 घंटे शराब पी के टाइट रहता था, दारू के नशे में टुल रहता था, लेकिन कभी बहकता नहीं था। और जब भी निकलता था ऑफिस से या ऑफिस आता था तो देखते थे कि गेट पर गरीबों को पैसे बांटता रहता था। उस इंसान को देखकर प्रकाश मेहरा के दिमाग में एक कैरेक्टर आ गया। वो राइटर का दिमाग था, डायरेक्टर का दिमाग था, और तभी उन्होंने फैसला कर दिया कि इस कैरेक्टर के ऊपर मैं एक फिल्म बनाऊंगा। इसको हालांकि वो लावारिस को वो नमक हलाल को डायरेक्ट करते रहे, क्योंकि नमक हलाल पहले से रेडी थी, और शराबी की स्क्रिप्ट पर काम करते रहे। 1984 में वो कैरेक्टर दुनिया के सामने आ गया। प्रकाश मेहरा की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक फिल्म मानता हूँ शराबी को। हालांकि शराबी अच्छी खासी हिट हुई थी, ब्लॉकबस्टर 1984 में ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन जो सफलता नमक हलाल को मिली या मुकद्दर का सिकंदर को मिली या लावारिस को मिली, जंजीर को मिली, शराबी को उतनी सफलता नहीं मिली। 1983 में कुली आई थी, 1984 में शराबी आई थी। और रजनीकांत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि दुर्भाग्य है कि शराबी कुली को कम सफलता मिलती है, जबकि रजनीकांत ने कहा था कि शराबी कुली ज़्यादा अच्छी फिल्म थी। कुली तो मनमोहन देसाई की स्टाइल की आप मसाला फिल्म थी, और ये जब मनमोहन देसाई का नाम आ ही गया है, पता नहीं क्या कारण है, जब भी प्रकाश मेहरा की बात होती है मनमोहन देसाई अपने आप दिमाग में आ जाते हैं, और जब भी मनमोहन देसाई की बात होती है प्रकाश मेहरा अपने आप आ जाते हैं दिमाग में। पता नहीं इन दोनों में क्या रिश्ता था। समानता तो एक ही थी कि दोनों अमिताभ को लेकर फिल्में बनाते थे, और दोनों ने अमिताभ को लेकर बेहतरीन फिल्म बनाई है। फिल्म मेकिंग का स्टाइल दोनों का एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जहां मनमोहन देसाई एक लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर रखते थे, उनका हीरो तांगा लेकर स्विमिंग पूल में चला जाता था, उनकी फिल्म का एक कैरेक्टर रस्सी बांध कर हेलीकॉप्टर रोक देता था, लेकिन हर सीन पर मनमोहन से कंट्रोल इतना रहता था, शॉर्ट डिवीजन ऐसा होता था, जो करते थे इतने कन्विक्शन के साथ करते थे कि उनका दिखाया हुआ असंभव काम भी
ऑडियंस को संभव लगता था और ऑडियंस दिल से उस चीज़ को स्वीकार करती थी। वहीं दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा, सिंपल सा पिक्चराइजेशन, उनका हीरो कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं करता था, जो करता था एक आम आदमी की तरह करता था, लेकिन स्क्रिप्ट पर इतना कंट्रोल, डायलॉग कॉपी पर इतना कंट्रोल, स्टोरी पर इतना कंट्रोल, हर सीन पूरी तरह से उनके इतने कंट्रोल में होता था कि दर्शक प्रकाश मेहरा और अमिताभ दोनों को सिर पर बिठा लेते थे। खैर शराबी की शूटिंग चल ही रही थी, फिल्म लगभग कंप्लीट हो चुकी थी, 80% शूटिंग हो चुकी थी। तब तक अमिताभ का वो कुली वाला एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से शराबी थोड़ी रुक जाती है। वरना अगर शायद शराबी शूटिंग अगर समय कंप्लीट हुई होती तो शायद शराबी और कुली आसपास ही रिलीज होती, या संभव है कि शराबी कुली से पहले रिलीज हो जाती। अमिताभ का एक्सीडेंट होता है, फिल्म रुक जाती है, और शायद कहीं ना कहीं इसका असर फिल्म पर दिखता है। एक 80 to 90% फिल्म आप देखें, इतनी बेहतरीन फिल्म बनी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो फिल्म का क्लाइमेक्स है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था। हालांकि प्रकाश मेहरा ने बेहतरीन काम किया है, लेकिन कहीं थोड़ा ऐसा लगता है कि कुछ जल्दबाजी में शूट हुआ है, इससे थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। तो शायद ये बात अमिताभ भी जानते थे। इसी फिल्म से प्रकाश मेहरा और अमिताभ की फिल्म में एक विवाद होता है, और अब देखा होगा कि इसके बाद प्रकाश मेहरा संजय दत्त के साथ फिल्म बना रहे हैं। वो खुद डायरेक्ट नहीं कर रहे, उनके असिस्टेंट ने डायरेक्ट किया था, ईमानदार, राजकुमार राजभर के साथ बना रहे हैं, अमिताभ के साथ काम नहीं कर रहे हैं। खैर फिर दोनों एक साथ मिलते हैं, जादूगर में नजर आते हैं, और जादूगर और तूफान दोनों का कैरेक्टर एक ही था, दोनों जादूगर के कैरेक्टर थे। और यहाँ अमिताभ के ऊपर इल्जाम लगा कि अमिताभ ने दोनों को अंधेरे में रखकर फिल्म में काम किया। अब पूरी तरह से दोष इसका किसको दिया जाए? कुछ लोग कहना जादूगर बुरी फिल्म बनाई थी, लेकिन प्रकाश मेरा खुद कहना है कि मैंने वो 4 घंटे की फिल्म बनाई थी और फिल्म 2 घंटे की 2.5 घंटे की रिलीज होती है। मैं जो चाहता था अमिताभ ने वो करना नहीं दिया, अमिताभ ने बहुत इंटरफेयर किया। जब फिल्म फ्लॉप होती है तो लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो जादूगर में भी लगा था, अमिताभ के ऊपर इल्जाम लगा। यश चोपड़ा ने कहा कि अमिताभ ने दोनों से पैसे कमा लिए और दोनों को अंधेरे में रखा। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको दोनों को बताना चाहिए था कि मेरा जादूगर का कैरेक्टर मैं दोनों फिल्मों कर रहा हूँ। खैर तूफान में भी उनका कैरेक्टर जादूगर का था, जो मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने डायरेक्ट किया था, और जादूगर में वो जादूगर बने थे। लेकिन यहाँ तक मैं समझता हूँ इल्जाम चाहे जो जिसके ऊपर लगाए, हालांकि मनमोहन देसाई ने कभी अमिताभ के ऊपर किसी तरह का इल्जाम नहीं लगाया, प्रकाश मेहरा ने जरूर लगाया। जहाँ मैं इन फिल्मों के पिटने का जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो ये लगता है अमिताभ की उम्र। बुढ़ापा अमिताभ के ऊपर हावी होने लगा था। हालांकि अमिताभ की उम्र के दूसरे हीरो उस दौर में भी एज हीरो काम कर रहे थे और सफल फिल्में दे रहे थे, लेकिन शायद एक्सीडेंट का वजह का असर अमिताभ के ऊपर था, और एक्सीडेंट के बाद ली जाने वाली जो तगड़ी दवाइयाँ हैं उनके असर से अमिताभ के चेहरे पर बुढ़ापा बहुत बुरी तरह दिखने लगा था। जो चार्म उनके चेहरे फेस के ऊपर अर्ली 80s तक था वो चार्म अब दिखाई नहीं दे रहा था। मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर अब अपनी जगह बना चुके थे, और दर्शक अब नए हीरो का इंतजार कर रहे थे, जो कमी साल उसी के 1 साल के बाद सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार जैसे नायकों की एंट्री होनी शुरू होती है। खैर अमिताभ और प्रकाश मेहरा की जोड़ी की पहली फ्लॉप फिल्म बनी जादूगर, और यहाँ से इन दोनों का रिश्ता टूट जाता है। इसके बाद प्रकाश मेहरा अनिल कपूर को लेकर जिंदगी एक जुआ बनाते हैं। अनिल कपूर माधुरी दीक्षित को लेकर बड़ी डिजास्टर साबित होती है। इसका जो अगली फिल्म आती है वो है दलाल। प्रकाश मेहरा प्रोड्यूसर, पार्थ घोष डायरेक्टर, मिथुन चक्रवर्ती, आशा जुल्का फिल्म में नायक और नायिका। दलाल ब्लॉकबस्टर साबित होती है। दलाल के बाद फिर प्रकाश मेहरा राजकुमार के बेटे को लेकर बाल ब्रह्मचारी बनाते हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म साबित होती है। बाल ब्रह्मचारी भी कुछ खास चलती नहीं है। इसके बाद प्रकाश मेहरा और कुछ फिल्मों पर काम कर रहे थे, बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ परिस्थितियां बन नहीं पाई,
अमिताभ के साथ भी एक फिल्म शुरू करना चाहते थे, अभी बातचीत ही चल रही थी, मतलब सेहत हम प्रकाश मेहरा का साथ नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगे थे। कई बातों पर चर्चा चल ही रही थी, लेकिन बहुत सारे इश्यूज थे। ट्रेंड बदल चुका था, दौर बदल चुका था, नए डायरेक्टर आ चुके थे, नायकों की नई पौध आ चुकी थी, और उम्र और सेहत अब प्रकाश मेहरा का साथ नहीं दे रही थी। इसलिए चाहते हुए भी प्रकाश मेहरा लगभग अगले बाल ब्रह्मचारी की बात कई बार कोशिश की कि कुछ बनाऊं, कुछ नया लेके चलूं। अमिताभ के साथ भी लगातार टच में थे, मुझे पता नहीं अमिताभ नहीं चाहते थे या जो भी कारण रहा हो, प्रकाश मेहरा इसके बाद कुछ फिल्म बना नहीं पाए। जब वो दौर आप लोग याद होगा लेट 80s में, जैसे नए नए टीवी ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन की, अपने आप में हिंदू दर्शन अपने अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया, और बहुत सारे बड़े बड़े टीवी शो शुरू हुए, रामायण, महाभारत। उसी दौर में प्रकाश मेहरा प्राण को लेकर चाणक्य के ऊपर एक टीवी सीरियल बनाना चाहते थे। घोषणाएं हुई, कई बार इसकी चर्चाएं चली, तो पता नहीं कि बात आगे नहीं बढ़ पाई, और चंद्रप्रकाश द्विवेदी तब तक चाणक्य लेकर आ गए। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने टीवी के लिए कुछ करने की कोशिश नहीं की, और तब तक शायद फिल्मों में काम करते रहे, सेहत भी साथ नहीं दे रही थी। तो बाल ब्रह्मचारी के बाद प्रकाश मेहरा 10 सालों तक जीवित रहे, कई बार प्रयास करते रहे, लेकिन दर्शकों के सामने कुछ लेकर आ नहीं पाए। इसी बीच गिरती सेहत ने और ज़्यादा गिरना जारी रखा, और आखिर में 17 जुलाई 2009 वो दिन जब प्रकाश मेहरा ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आज प्रकाश मेहरा हमारे बीच नहीं है, उनका किया हुआ बेहतरीन काम, बेहतरीन फिल्में आज भी हमारे उनकी यादों को ताज़ा करती हैं और उनको हमारे बीच में जीवित रखती हैं, और शायद आने वाली कई सदियों तक प्रकाश मेहरा का नाम उन फिल्मों की वजह से अमर रहेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें प्रकाश मेहरा के बारे में। अगले एपिसोड में किसी और महान हस्ती के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।